नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूवीज को लेके, और अभी हमारी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से मेल और हेल क्लास की यूवीज को अपनी सर्विस में शामिल करने का ज़्यादा प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे में अभी डीआरडीओ की तरफ से भी एक हेल क्लास की यूवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही अभी ये पता चला है कि एलएनटी की तरफ से अभी एक हेल क्लास की यूवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए एलएनटी डिफेंस की वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाटिल की तरफ से इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक स्टेटमेंट में बताया गया कि एलएनटी की तरफ से अभी लगातार 72 आवर तक ऑपरेट करने वाली यूवी को डेवलप किया जा रहा है। इस ड्रोन के बारे में फिलहाल कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जा रहा है, पर एलएनटी की वाइस प्रेसिडेंट की तरफ दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसा बताया गया कि ये एक लार्ज साइज की यूवी होने वाली है, जिसकी एंड्योरेंस करीब 72 आवर तक होने वाली है, यानी कि लगातार 3 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी डायमेंशन को लेके, सर्विस सेलिंग को लेके या फिर पेलोड कैपेसिटी को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जा रहा है। आज तक एलएनटी की तरफ से ऐसी कोई भी हेल कैटेगरी की ड्रोन को बनाने की खबर नहीं आई थी और ना ही एलएनटी की तरफ से आज तक कोई मेल कैटेगरी की ड्रोन को भी बनाया गया था। लेकिन अभी इससे पहले 2022 की डिफेंस एक्सपो के दौरान ही एलएनटी की तरफ से अपनी कुछ रोटरी विंग और नॉर्मल यूएवी को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें एक रोटरी विंग वीटॉल यूएवी मौजूद था और इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास बताया गया था और इसकी एंड्योरेंस करीब 4 घंटे के आसपास होने वाली थी। इसके बाद अभी एलएनटी की तरफ से बताया जा रहा है कि सेम क्लास की यूवी की वो एक अपग्रेडेड वेरिएंट को डेवलप करने वाले हैं, जिसको 2024 के आसपास तैयार कर लिया जाएगा और इसमें इसकी रेंज को 100 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक और इसकी एंड्योरेंस को 4 घंटे से 6 घंटे तक इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा एलएनटी की तरफ से भी एक और टैक्टिकल यूवी को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी एंड्योरेंस करीब 11 घंटे के आसपास होने वाला और उसमें करीब 140 केजी के आसपास पेलोड को कैरी किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और जापान की तरफ से। वैसे तो भारत और जापान के बीच जो डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी गहरे रिलेशन है, लेकिन कुछ साल पहले की बात करें तो भारत कोई खास मात्रा में जापानीज वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसका मेन कारण ये कि जापान अपनी ज़्यादातर डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने तक ही सीमित रखता था और उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने पर काफ़ी सारे पाबंदी लगा दिया गया था और बस लिमिटेड नंबर में वो इनको एक्सपोर्ट करते थे। पर अभी की बात करें तो अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को देखते हुए जापान अभी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी अपनी अलाइड कंट्री के साथ, यानी कि क्लोजली अलाइड कंट्री के साथ शेयर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। खास करके क्वाड कंट्री के साथ जापान अभी अपनी डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अभी जापान की तरफ से करीब $7.34 बिलियन के एक स्पेशल बजट को भी एलोकेट किया जा रहा है, जिसमें वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपनी डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा भी जापान की तरफ से भारत के साथ जॉइंटली यूएवीज को भी डेवलप करने को लेकर प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें डेवलप होने वाले यूएवी को खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर साउथ चाइना सी रीजन में मैरीटाइम सर्वेलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक जापान की तरफ से क्लियरली तो बताया नहीं गया कि भारत के साथ मिलकर किस कैटेगरी की यूएवी को डेवलप करना चाहते हैं, और अभी जापान की तरफ से अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया जा चुका, जिसमें खास करके जापान अभी मैरीटाइम और डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत को ऑफर करने वाला है। अगला अपडेट हाइब्रिड टैंक को लेके। आप सभी को कल ही मैंने बताया था कि अर्जुन MK-1A टैंक्स की प्रोडक्शन को अभी स्टार्ट किया जा रहा है, जिनके लिए पिछले साल ही ऑफिशियल ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी आने वाले 4 सालों में इन टैंक्स को इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन MK-1A टैंक साथ अर्जुन टैंक सीरीज का आखिरी वर्जन होने वाला है, क्योंकि हैवी होने की वजह से इसे हम लद्दाख या हमारी ईस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय नहीं कर सकते और इस वजह से हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी सिर्फ अभी वेस्टर्न बॉर्डर तक ही सीमित रहने वाला, जिस वजह से जो अर्जुन टैंक का रिक्वायरमेंट होगा वो काफी लिमिटेड हो जाता है, जहां पर हम अर्जुन टैंक को सिर्फ हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास ही डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी बीच ट्विटर में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल हैंडल की तरफ से एक टैंक की इमेज को ट्वीट किया गया था, जिसमें जो टैंक था वो एक हाइब्रिड टैंक था और इसमें T-72 टैंक्स के चेसिस के ऊपर T-90 टैंक्स की टरेट को वहां पे सेट किया गया था और बताया गया था कि अब इसकी टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा है। लेकिन अचानक से इस इमेज को वहां से हटा दिया गया था और पोस्ट को भी हटा दिया गया था और ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण वहां पे बताया नहीं गया था कि किस वजह से उस टैंक की इमेज को और पोस्ट को वहां से हटाया जा रहा है। कुछ का ये कहना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई हुआ था उस दौरान T-90 और T-72 जैसे टैंक थे, इनकी परफॉर्मेंस को इतना अच्छा पाया नहीं गया था, जिसके बाद हो सकता है इस टैंक को डेवलप करने का जो इरादा था उसको अभी कैंसिल किया जा रहा है।
अब इससे पहले भी एक बार हाइब्रिड टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया गया था, जिसमें एक लाइटर टैंक को डेवलप करने के लिए, यानी कि अर्जुन टैंक की एक लाइटर टैंक को डेवलप करने के लिए अर्जुन टैंक की टरेट को T-72 टैंक की चेसिस के ऊपर इंटीग्रेट किया गया था और तब उसको टैंक X का नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब उसको इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया था तो आर्मी की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। अगला अपडेट रॉकेट फोर्स की तरफ से। सबसे पहले हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की तरफ से भारत की एक रॉकेट फोर्स को सेटअप करने का प्रपोजल दिया गया था, क्योंकि इसे चाइना की रॉकेट फोर्स को हम लोग मैच कर सकते हैं और इसको उसी वजह से बनाने का प्लान किया गया था। अब चाइना की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, चाइना की जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होते हैं उनकी रेंज हमारे एग्जिस्टिंग रॉकेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारी जिस रॉकेट फोर्स को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है उसमें चाइनीज रॉकेट फोर्स की रॉकेट्स की रेंज को मैच करने लायक रॉकेट मौजूद होने वाले हैं। इसको लेकर एक अलग ही कमांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जिसका आर्मी और एयरफोर्स या फिर नेवी के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा। इसके बाद इसमें स्मरेज पिनाका जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के अलावा प्रलय मिसाइल को भी ऐड करने की बात की जा रही है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक होने वाली है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि प्रलय मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी रॉकेट फोर्स में जो भी प्रलय मिसाइल इंडक्ट किए जाएंगे, उसमें सेटअप किए जाएंगे, उनमें न्यूक्लियर पेलोड मौजूद नहीं रहेगा और उनको सिर्फ कन्वेंशनल स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अभी आर्मी और नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी मौजूद है, यानी कि खास करके जो लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल है, उन सभी को अभी हमारी रॉकेट फोर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ एयरफोर्स के पास अपनी एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का फुल कमांड रहेगा, लेकिन बाकी सभी भी लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का कमांड रॉकेट फोर्स के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो सभी न्यूक्लियर पेलोड डिलीवरी सिस्टम या प्लेटफॉर्म थे, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो वो सभी के सभी पहले की तरह हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर ही रहने वाले, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना या न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने के लिए अगर कोई स्ट्राइक करना होता है तो वहाँ पर वो कमांड रहेगा, वो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ही रहने वाला है। और लेटेस्ट स्टेज में हमारी जो रॉकेट फोर्स है अभी उसमें 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक करने वाले रॉकेट को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें शायद अभी आगे चल के महेश्वरास्त्र 1 और 2 जैसे रॉकेट्स को शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।